हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा के विषय में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मनरेगा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। मनरेगा का आने वाला कल मुश्किलों से घिरता जा रहा। दरअसल 2019-2020 के तय बजट 60,000 करोड़ रुपए का लगभग 96% खर्च हो चुका है, जबकि इस वित्तीय साल में अभी 2 महीने और बचे हुए हैं। अब चूंकि मनरेगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए ज्यादातर राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसा ना मिलने की वजह से हाथ खड़े कर दिए हैं। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत राजस्थान 620 करोड़ के निगेटिव बैलेंस में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्काल फंड भेजने के लिए चिट्ठी लिखी है। राजस्थान के अलावा और भी कई राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश समेत और राज्य हैं जिनके खाते में अब मनरेगा चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है। अब चलिए जान लेते हैं मनरेगा होता क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के रूप में लाया गया था और फिर 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता का प्रावधान किया गया और सूखेग्रस्त और जनजातीय इलाकों में 150 दिन का प्रावधान किया गया। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन का निर्धारण केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तय करती है। चलिए जानते हैं योजना की विशेष बातें। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इस योजना के मुताबिक लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है तथा विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की भी प्रावधान किया गया है। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरों के अनुसार ही किया जाता है और यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती। आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर ही आवेदक को रोजगार प्रदान कर दी जाती है। मनरेगा के तहत बुनियादी सुविधाएं देने की प्रावधान भी किया गया है, जैसे पानी पीने के लिए और चिकित्सा आदि के प्रावधान। मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है और इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर ध्यान व्यय किया जाता है। सबसे पहला अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, दूसरी आवश्यक सामग्री, तीसरी प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है। वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार करती है। मनरेगा को मिली सफलता। इसे विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम माना गया है, जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-2016 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिलाओं के लिए था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-2014 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2014-2015 में घटकर 6.71 करोड़
रह गई, किंतु उसके बाद यह बढ़कर क्रमशः वर्ष 2015-2016 में 7.21 करोड़, वर्ष 2016 में 2017 में 7.65 करोड़ तथा वर्ष 2018-2019 में 7.76 करोड़ हो गई। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। चलिए बात करते हैं मनरेगा के लिए मुश्किल क्या क्या पैदा हो सकती है। अपर्याप्त बजट आवंटन। विगत कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफी कम रहा, जिसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और वेतन में आई कमी की वजह से वे अपने मांग में कमी कर देते हैं। मजदूरी के भुगतान में देरी। एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत किए जाने वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते और 45% भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी। खराब मजदूरी दर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है, जिसकी वजह से कई राज्य में मनरेगा मजदूरी से काफी कम वेतन दी जा रही है। चलिए जानते हैं मनरेगा में आई कौन कौन सी ऐसी भ्रष्टाचार लिपित है। मनरेगा को लेकर विगत वर्ष 2012 में कर्नाटक में एक घोटाला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी कार्ड बनाए गए थे। अब आगे की सूझ क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित करने वाली धन का पूरी तरह पहले आकलन कर लेनी चाहिए, तत्पश्चात धन आवंटन करनी चाहिए, जिससे कि बजट सत्र से पहले धन की समाप्ति जैसी समस्याओं को कार्यरत कर्मियों को नहीं उठानी पड़े।